इंतखाबी इत्तेहाद हम हर उस जमात के साथ या हर उस धड़े के साथ करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हम इलेक्शन के मैदान में भी खड़े हैं, हम हार जीत से मुबर्रा होकर खड़े हैं। और अगर हमारे साथ कोई ऐसा किया गया तो इंशाअल्लाह फिर घोड़ा भी हाजिर है। और फिर इतनी मुश्किल सख्त कह दो बंद की सोबतें तक काटी, फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जमात जो है वो कलअदम होने तक गई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आज अपने सियासी सफ़र के दूसरे इलेक्शन में पूरे ज़ोर शोर से जा रही है और उसने अपना जो मंशूर है, सियासी मंशूर है, वो भी आवाम के सामने रख दिया है। और आज का दिन खुसूसन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तारीख़ का बड़ा अहम दिन है। आज का दिन यौम नामूस रिसालत के तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मनाती है और आज ही के दिन को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने मंशूर के लिए और अपने परचम कुशाई के लिए चुना। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने बुनियादी नज़रिए, नामूस रिसालत, ख़त्म नबूवत और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मार्ज़ वजूद में आई और इसी की बुनियाद पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सियासत है, खिदमत है, मुआशरत है, तहज़ीब है, मईशत है। इन्हीं उसूलों की बुनियाद पर पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया और आज भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट के माथे पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तमाम मकासद ला से शुरू होकर मुहम्मद रसूलुल्लाह तक ख़त्म होते हैं और इसी के नज़रिए पर इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अवाम पाकिस्तान, अब मुल्क पाकिस्तान और इस्लाम की खिदमत करती है। अच्छा आप सब जी ये बताएं कि आप सब आपसे पहले भी एक सियासी जमात है तो मजहबी तौर पे और हम सब भी मजहबी तौर पे मानते हैं, उन्होंने यही मंशूर रखा है, लेकिन जब सियासी तौर पे देखा जाता है तो उनको कोई सीटें नहीं मिलती। अगर मौजूदा हालात में देखा जाए तो आपकी जमात इस वक्त सियासी तौर पर कहीं भी नजर नहीं आ रही। अगर हम मजहबी तौर पर देखें तो जब हमारा वक्त टाइम आता है वोट डालने का तो हम सियासी जमातों को डालते हैं, मदद से तो साथ अपने होते हैं। आपकी जमात इस वक्त पूरे अगर पाकिस्तान में वोट की बात की तो आपके कैंडिडेट की कहीं भी कोई इतना पकड़ नहीं है कि वो अवाम को इस तरफ लाते हैं कि वो वोट आ सके। सेकंड ये सवाल है कि आपके एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला तय हो गए हैं, बेहतर हैं, आप समझते हैं कि आप इस इलेक्शन में जो कामयाबी है सीटें ज़्यादा निकाल के पार्लियामेंट में चले जाएंगे? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की ग्राउंड पर अगर चीज़ें मौजूद नहीं है तो इस वक्त तमाम सियासी जमातें सिर्फ और सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से खाइफ हैं। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जितने भी कैंडिडेट्स हैं और ज़िम्मेदारान हैं, आप पता नहीं किस शहर की बात कर रहे हैं या किस ज़िले की बात कर रहे हैं या मुल्क की बात कर रहे हैं। अगर बॉर्डर पार से आए हैं तो उसका मुझे इल्म नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने जो फहरिस्त जारी की है वो 1400 से ज़्यादा की है जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं। और रही बात इलेक्शन कैंपेन की, तो इलेक्शन कैंपेन में भी इस वक्त मौजूद हैं हमारे दफातर ज़िली हों, यूसी हों, पीपीज़ हों, मरकज़ी दफातर हों, वो उम्मीदवारान से भी भरे पड़े हैं और हमारे कारकुनान इस वक्त पाकिस्तान के गली कूचों में अपनी कैंपेन जारी रखे हुए हैं। तो हाँ, वो मीडिया की ज़ेबो ज़ीनत नहीं बन पा रहे और वो उन आंखों की ज़ेबो ज़ीनत नहीं बन पा रहे जिनको ये चीज़ें नागवार गुजरती हैं, तो ये एक अलग बात है। देखें, वो बतदरीज काम जारी है। जो पाकिस्तान के अंदर पाबंदियां थी तकरीबन वो ख़त्म कर दी गई हैं। अब है बैनुल अक़वामी पाबंदियां जो दोनों हुकूमतों का शाखसाना है, एक मुस्लिम लीग नून और एक पीटीआई, जिन्होंने दोनों ने मिलकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नज़रियों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया पर बैनुल अक़वामी पाबंदियों को राइज करवाया। उनके ऊपर वक्तन फ़वक्तन काम जारी है, लेकिन कोई बाकायदा हुकूमत आएगी तो फिर उसके ऊपर काम हो सकेगा। अभी तो आपको पता है आए नहीं लाए हुए लोग बैठे हुए। सर ये बताएं कि आपके जो एनए और पीपी के हल्के हैं, क्या तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी से आपने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं? दूसरा मेरा सवाल ये है कि इस टाइम जो एक बुनियादी मसला है लोगों का वो है कि उन्हें रोटी मिलनी चाहिए, उन्हें खुराक मैसर आनी चाहिए। तो मजहबी जमातें जितनी भी हैं इस चीज़ के मामले में वो कार्यक्रम तो करती रहती हैं। आपका जो बुनियादी मंशूर है वो क्या होगा? और दूसरा आप क्या समझते हैं कि आपके हल्कों में आपकी जो टक्कर है सियासी तौर पर कहें वो किन किन जमातों के साथ होगी? और इसके अलावा ये बताएं कि इस इंतखाबात में आपकी जमात है, पीटीआई भी है, जमात इस्लामी भी है, मरकज़ी मुस्लिम लीग भी है, तो आपकी जमात सारी सूरत हाल में कहाँ है? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस वक्त सियासी सूरत हाल में पाकिस्तान के पिछले 5 साल दौर के अंदर, वो सैलाब का दौर हो, वो कोरोना का दौर हो, वो महंगाई का दौर हो, कौम के साथ खड़ी रही है। फिर नामूस रिसालत के मसले पर, ख़त्म नबूवत के मसले पर, कौमी इशूज़ के मसले पर, मसला कश्मीर पर, मसला फ़लस्तीन पर सबसे मजबूत आवाज़ और अमली जद्दोजहद जो थी वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की थी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने तकरीबन पौने 2 करोड़ लोगों का राशन
कोरोना में लोगों तक पहुंचाया। अगरचे वो बाज़ मकामात पर डबल गया, ट्रिपल गया, लेकिन 2.25 करोड़, जिसमें इदारों की रिपोर्ट मौजूद है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा काम किया। फिर जब सैलाब की बारी आई तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने तकरीबन 7 लाख लोगों को रेस्क्यू करवाया, उनको खाने पीने की चीज़ें फराहम की और उनको आर्जी छत और फिर उसके बाद बाकायदा उनके लिए जो भी इंतजामात हो सके रहने के लिए वो किए। फिर नामूस रिसालत का मसला आया और उस पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने 54 शुहदा दिए और सैकड़ों मजरूब दिए जो आज भी हमारे सामने मौजूद है। और फिर इतनी मुश्किल सख्त कैदोबंद की सोबतें तक काटी। फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जमात जो है वो कलअदम होने तक गई। ये सारी चीज़ें कौम के सामने। फिर उसके बाद जब महंगाई का दौर आया तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कराची से लेकर इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च का, पाकिस्तान बचाओ मार्च का ऐलान किया। उस पाकिस्तान बचाओ मार्च की मद में पाकिस्तानी कौम को पेट्रोलियम की मसनूआत सस्ती मिली, घी सस्ता मिला, आटा सस्ता मिला और बहुत सारी चीज़ों पर रिलीफ मिला जिनकी फहरिस्त मौजूद है और जो आज तक रिलीफ जारी है बतदरीज। उसके बाद आप आ जाए फ़लस्तीन के उम्मत मुस्लिमा के मसले पर, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सबसे बड़ा मिलियन मार्च पाकिस्तान के अंदर इनकाद पजीर किया, जिसको चश्मे फलक ने देखा और फ़लस्तीनी रहनुमाओं ने, हुर्रियत रहनुमाओं ने, हमास के रहनुमाओं ने उसको पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में बड़े जो एहतजाज हुए और बड़े जो फॉरम्स पर आवाज़ उठाई गई या बड़े जो पब्लिक ह्यूज क्राउड हुए उनके अंदर शुमार किया और उनके रहनुमाओं ने हमारे से खिताब भी किया और हमारा शुक्रिया भी अदा किया। और उसके लिए बतदरीज आज तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की आवाज़ जारी है। वो जलसे हों, कॉर्नर मीटिंग्स हों, वो हमारी सियासी कैंपेन हो, हमारे पार्टी परचम के साथ, पाकिस्तान परचम के साथ, कश्मीर का परचम भी जारी है और फ़लस्तीन का परचम भी है। तो ये सारी वजूहात हैं जिन पर पाकिस्तानी कौम के सामने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपना पिछला 5 साला सफ़र अपनी कौम के साथ गुजारा है, अपनी कौम के दर्द में और अपनी कौम के मुश्किल वक्त में साथ गुजारे हैं। ये सामने सारी चीज़ें हैं कौम। जी अस्सलाम वालेकुम। नवाज भट्टी सर, मेरा आपसे ये सवाल है, निज़ामी अदब पर मैं बात करना चाहता हूँ कि एक शख्स को एक अदालत एक चीफ जस्टिस मुजरम करार देती है, लाहयात कर देती है और सेकंड वही उसी शख्स को अदालत जो रिलीफ दे देती है, बल्कि उसी के लिए ग्राउंड बनाई जा रही है, उसी के लिए इलेक्शन और सिलेक्शन होती जा रही है। आप क्या समझते हैं कि आप इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन तो कहीं और होगी, सिलेक्शन कहीं और होगी, तो आप इस इलेक्शन को एक्सेप्ट करेंगे या कि ये इलेक्शन की उसी तरह नजर हो जाएगा जैसे भी हमारा भाई कह रहा था एस्टेब्लिशमेंट के साथ? तो ये इलेक्शन और सिलेक्शन में क्या फर्क है सर, ये बताइए। इलेक्शन और सिलेक्शन में इसी तरह फ़र्क है जो पिछले 2018 में सिलेक्शन की गई। वो जो शिकार करने आए थे वो खुद भी शिकार हो गए। यही सारी सूरत हाल है और हम तो ये यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन होने चाहिए और पाकिस्तान की सियासी जमातों को अपने सियासी कैरियर के अंदर किसी को भी आवाज़ नहीं देनी चाहिए कि मैं जीत रहा हूँ या हार रहा हूँ, मैं उठाया जा रहा हूँ या रुलाया जा रहा हूँ। ये सारा सियासी सफ़र है, इसको अपनी कौम के सामने रखते हुए ये गुजारना चाहिए। और इस वक्त जो सूरत हाल है, लंदन से बुलाए हुए शख्स को और बुलाकर फिर पाकिस्तान के तमाम वसाइल को इकट्ठा कर फिर पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और पाकिस्तान के तमाम जिम्मेदारों को, बल्कि कोर्ट्स को और जो नाम नहाद अदल का एक निज़ाम है उसको लाकर एयरपोर्ट पर उसके अंगूठे लगवाकर उसको बरी किया जा रहा है। तो चीज़ें तो यही वजाहत करती हैं, लेकिन चीज़ें और हालात किसी भी शख्स के साथ और ताकत किसी भी शख्स के साथ और यजीद की सारी फौज किसी भी शख्स के साथ खड़ी हो जाए, हुसैनियों का ये किरदार है कि वो अपना अलम और अपने हुकूक के लिए आखिरी दम तक आवाज़ बुलंद करते रहें। इसलिए हम इलेक्शन के मैदान में भी खड़े हैं, हम हार जीत से मुबर्रा होकर खड़े हैं और अगर हमारे साथ कोई ऐसा किया गया तो इंशाअल्लाह फिर घोड़ा भी हाजिर है और मैदान भी हाजिर है। मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो फ़लस्तीन के हवाले से हल क्या है, पूरी दुनिया में रिलीज निकलेंगे लेकिन उसका हल कुछ नहीं निकला। आपसे ये पूछा कि इसका हल क्या है आपकी नज़र में? रिलीज अभी निकल रही है लेकिन उन पर कोई असर नहीं हो रहा। दूसरा ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इंतखाबात में किससे, एक सवाल का जवाब ले। आपने कहा कि फ़लस्तीन का हल क्या है। फ़लस्तीन का हल इसी तरह है जिस तरह इसराइल के साथ रियासतें खड़ी हुई हैं, रियासत अमेरिका खड़ी हुई है, रियासत बरतानिया खड़ी हुई है। दुनिया की तमाम वो रियासतें जो ताकत रखती हैं वो इसराइल के साथ खड़ी हैं, असलिया के तौर पर, माली मुआवनत के तौर पर, सफारती तौर पर, ताल्लुकात की बुनियाद पर। फिर उनके रहनुमा जाकर इसराइल में दुख का इजहार उनके साथ हमदर्दी कर रहे हैं। फ़लस्तीन का मसले का हल भी यही है कि एक तरफ बातिल है और एक तरफ हक है। हम ये जानते हुए कि फ़लस्तीन हक पर है और जो अपने आप को हक की रियासतें कहती हैं वो मुसलमान रियासतें हैं, वो सारी जो ये ताकत रखती हैं उनको उसी तरह जिस तरह इसराइल के साथ बाकी तमाम ताकत रखने वाली रियासतें खड़ी हैं वो फ़लस्तीन के साथ खड़ी हो जाए तो फ़लस्तीन का मसला टेबल पर बैठकर हल हो जाएगा। अगर कम अज़ कम कत्ल व गारत रोक कर ये मसला टेबल के ऊपर आ जाएगा, ये तय है। अगर हम ये कहें कि हमारी अखलाकी और सफारती ये हमारी हिमायत जारी रहेगी और ये हिमायत जारी रहेगी तो इस वक्त अखलाक में भी फ़लस्तीनी सबसे बुलंद है, सफारतकारी में भी वो सबसे बुलंद है जो अपना खून भी दे रहे हैं, अपने बच्चे भी दे रहे हैं, अपनी सारी चीज़ें दे रहे हैं और उस अर्ज़ मुक़द्दस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने ख़ानदान तक कटवा रहे हैं। तो अखलाकी तौर पर, सफारती तौर पर इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के तमाम ममालिक से वो आगे हैं।
پاکستانی اور تمام امت مسلمہ کے جتنے بھی ممالک ہیں جو طاقت رکھتے ہیں ان کو اسی طرح کھڑے ہو جانا چاہیے اس فلسطین کے ساتھ جس طرح امریکہ اور باقی طاغوتی طاقتیں اسرائیل کے ساتھ کھڑی. یہ حل. آخری سوال. انتخابی اتحاد کرنے جا رہے ہیں انتخابی اتحاد ہم ہر اس جماعت کے ساتھ یا ہر اس دھڑے کے ساتھ کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو ہمارے ان منشور اور ہمارے نظریات کی بنیاد پر ہماری حمایت کرنے اور ہمارے ساتھ چلنے کے لیے جا رہے ہیں. نہیں ایسے نہیں کریں. آگے صاحب یہ بتائیے گا کہ کراچی میں آپ کا انتخاب جو ہے ایک ضروری ہوا جس میں آپ کینڈیڈیٹ نے ٹکر کا مقابلہ لیا اور چند ووٹوں سے خوش کر دی, لیکن وہاں پہ جو مسائل دکھائی دیے کہ اس پولنگ اسٹیشن والے روڈ سے لڑائیاں بہت ہوئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آئندہ الیکشن ہے جس میں آپ کی جماعت ایک ووٹ بینک کے ساتھ جو ہے وہ بھی کسی بھی الیکشن ہوگی, آپ سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن میں جو لڑائی جھگڑے کا پہلو ہے اس پہ آپ نے کوئی پلاننگ کی ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے, کیونکہ آپ کی جماعت سے تھوڑا جو ہے وہ سخت رویہ اپنایا جاتا ہے. دوسرا لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی, دیگر سیاسی جماعتیں اس کا جو ہے وہ قلعہ کرتی دکھائی دیتی ہیں. کیا تحریک لگائی پاکستان کی سمجھتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی؟ دیکھیں آپ نے کراچی کے الیکشن کی بات کی تو کراچی کے الیکشن میں جو ہمارے مد مقابل جماعت تھی ہماری ان سے تو لڑائی ہوئی نہیں. وہ جماعت جس کا ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں تھا وہ بالکل تیسرے چوتھے نمبر پر تھی. اس جماعت کو ہمارے سامنے کھڑا کیا گیا اور انہوں نے ایک شور و غل کا بھرپور بات کیا تو ہم نے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی, لیکن پھر بھی تحریک لبیک پاکستان کو صرف 64 ووٹوں سے 65 ووٹوں سے ہرا دیا گیا اور پھر جو ری کاؤنٹنگ کی درخواست تھی اس کو بھی مسترد کر دیا گیا. پھر جب ہم ٹریبیونل میں گئے وہاں کیس کو تو اس کو بھی رد کر دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں ظلم سہتے آئے ہیں, لیکن وہ یہ تھا کہ ہم نے حالات کو قابو میں رکھنا تھا اور کہیں یہ نہ کہا جاتا کہ یہ دیکھیں ایک سیٹ کے لیے ایسے کر لیں. لیکن اگر مجموعی طور پر پاکستان کے اندر تحریک لبیک پاکستان کے سیاسی حق پر اور اس کے جناب ووٹ کے اوپر ڈاکہ مارا جائے گا تو پھر تو عوام اشتعال میں آئے گی اور پھر تو لوگ اشتعال میں آئیں گے اور اس کا نتیجہ پھر کوئی بھی نکل سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں ہم الیکشن کمیشن پاکستان سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے اس کو اتنا ضرور دیا جائے اور اس کو بجانب حق رکھا جائے. ٹی ایل پی کا طرز حکمرانی اسلام جیسا ہوگا. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کیا جماعت اسلامی کے ساتھ بھی جو مختلف فکر لوگ ہیں اس سے بھی انتخابی ساتھ دیکھیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے سارے لوگ آ رہے ہیں. جب کسی جناب اس بات پر ہو جائے گی تو وہ آپ سر عام ہوگا. یہ تھوڑی ہوگا کہ ہماری بات اندر اور ہوگی اور باہر ہوگی, جو بھی ہوگا سر عام ہوگا. جناب آپ کا سوال. آپ نے کہا کہ اچھے آ رہے ہیں تو آپ سب کچھ چور کے مقابلے میں آ رہے ہیں تو ان کے تو کاغذات میں مسترد کیے جا رہے ہیں اور ان کے الیکشن میں روکا جا رہا ہے تو آپ کو اور دین کی تبلیغ کے لیے آ رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن میں ہے یا سلیکشن ہے یا آپ کو بھی آنے دیا جائے گا. جس کراچی میں آپ کے ساتھ ہوا الیکشن کمیشن میں بھی آپ کی بات ہے تو آپ سمجھتے ہیں یہ الیکشن ہی ہوگا یا سلیکشن ہوگا یا معاشرہ کو دیکھے گا؟ دیکھیں زور بازو آزمائش کو نہ کر سیاد سے کہ کبھی کبھی کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریاد سے. اگر اپنا حق لینا ہے تو اس کے لیے میدان میں رہنا پڑے گا. اور جو یہ ہوا ہے کاغذات چھینے گئے ہیں, جو لوگ اٹھائے گئے ہیں, تجویز کنندہ تائید کنندہ امیدواران اٹھائے گئے ہیں, ہم نے اس کی سختی سے مذمت کی ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہر پاکستانی شہری کو پاکستان کا آئین حق دیتا ہے کہ وہ اپنا الیکشن لڑے, وہ اپنی سیاسی جماعت بنائے, وہ اپنے کسی بھی منشور کے اوپر الیکشن لڑے جو پاکستان اور اسلام کے مفادات اور اس کے نظریات کے خلاف نہ ہو. تو یہ تو ہم بنیادی طور پر کہتے ہیں. اور الیکشن ہر پاکستانی کا حق ہے, وہ کوئی بھی جماعت ہو, وہ کیسی بھی جماعت ہو, اس کو حق ملنا چاہیے جو الیکشن کمیشن پاکستان کے اندر رجسٹرڈ ہے. سر ظہیم غالب ختم ہوں آپ سے. سر جس طرح پارٹی جماعتوں کے ساتھ کرپٹ لوگ, کرپشن والے لوگ, ظالم جن میں کافی ایف آئی آر ہوتی ہیں وہ الیکشن لڑتے ہیں, پچھلی دفعہ کچھ آپ کی پارٹی کے ساتھ بھی ایسے لوگ تھے, میں نام نہیں لوں گا, پرسنل ہو جاتا ہے, کیا اس بار بھی ایسا ہوگا یا ڈفرینس ہوگا؟ دوسرا مجھے بتائیے گا کہ جس طرح پاکستان میں ماؤں بہنوں اور چادر چادر کا تقدس کمال کیا جا رہا ہے, اس کی آپ مذمت کرتے ہیں؟ جناب آپ نے کہا کہ کرپٹ لوگوں کا جن کے اوپر ایف آئی آرز ہیں. دیکھیں ایف آئی آرز تو اس وقت پاکستان کے اندر جس شخص پر سب سے زیادہ ہیں وہ سعد حسین رضوی ہے, اور اس سے پہلے جس پر سب سے زیادہ ہیں وہ علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرکز, جن کے اوپر 1400 سے زائد ایف آئی آرز ہیں, اور جو چھپائی ہوئی تھیں وہ 2200 نکلی, اور آج بھی ہم پر ہیں. دیکھیں یہ الزام ہے اور وہ آپ کے سامنے رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. تو ہم پر جو ایف آئی آرز موجود ہیں اور ہماری یہ شورا کے جتنے اراکین کھڑے ہوئے ہیں یہ ایف آئی آر سے مطلب ہمارے نامہ اعمال بھرے پڑے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ یہ کرپٹ ہیں, یہ چور ہیں, ہم پر ایف آئی آر پاکستان کاٹنے پر, پاکستان کو توڑنے کے, پاکستان کے ساتھ غداری کرنے پر, قوم کا مال لوٹنے پر ایف آئی آر نہیں ہے, ہمیں حق کی صدا بلند کرنے پر ایف آئی آرز ہیں, اور اس پر ہمیں فخر ہے, اس پر ہمیں فخر ہے, اور ہم نے لسٹیں ساری جمع کروائی ہیں. دوسری بات آپ نے کی ماؤں بہنوں چادر چادر والوں کے تقدس ہم نے تو اس وقت بھی کی جب سب لوگ 9 مئی کی مذمت کر رہے تھے اور ہم ماؤں بہنوں کے تقدس کی مذمت کر رہے تھے, جو ان کے اوپر بے حرمتی کی اس کا مذمت کر رہے تھے, اور ہم نے یہ کہا تھا کہ تیری میری کی ہوتی ہے دی جلیا دی ہوتی ہے.
وہ उमर डार साहब की वालदा हो, वो सनम जावेद साहिबा हो, कोई भी हो, माओ बहनों की सियासत के हम कायल नहीं है। हमने तो हमारे खिलाफ इतना ज़्यादा साहब जनाब वज़ीर आज़म साहब की बेटी ने इतनी बातें की हैं, आज तक हमने उनका नाम भी अपने लबों पर नहीं लेकर आए, इसलिए कि हम ये समझते हैं ये चीज़ें और ये सियासत मर्दों का मैदान है और वो हमेशा मैदान में होनी चाहिए, घरों तक सियासत नहीं जानी चाहिए। ये इसका हम भुगत कर आए हैं। और अफसोस की बात यह है कि जितनी भी पार्टियां हैं उनको पहले इक़्तिदार मिला है और बाद में वो मुश्किलात में आई हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वो पहली पार्टी है जो पहले मुश्किलात में है, इक़्तिदार अल्लाह ताला देगा तो उसका मुकद्दर होगा। बहुत शुक्रिया। एक सवाल है सर, एक सवाल है, आपके मुकाबले में ईमान ताहिर साहिबा हैं, तो आप सियासत मतलब मुकाबले हैं, आपने अभी ताहिर खातून का मुकाबला जी जी जी, तो क्या कहना चाहिए? मैं ये कहता हूँ कि मैं उनकी गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत करता हूँ। उनको ये मुकम्मल हक होना चाहिए कि वो इलेक्शन लड़े, हार जीत तो मुकद्दर है। सर ये इलेक्टिबल सर आपने नया मंशूर आ गया, बोले नया मंशूर सारी चीजें आ गई, क्या अब जो उम्मीदवार है वो इलेक्टिबल्स लेंगे या अपने पुराने काम? देखिए हमारे इलेक्टिबल्स भी हमारे पास हैं, हमारे नजरियाती उम्मीदवार भी पास हैं, नए आने वाले उम्मीदवारों को भी खुश आमदीद कहते हैं।